इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो कल से हमने एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो यूनिट फर्स्ट है इंडियन हिस्ट्री उसको पढ़ना स्टार्ट किया था। कल हमने देखा था कि हिस्ट्री क्या है, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, इतिहास को कितने हिस्सों में बांटा गया है, और साथ ही हमने अंदर देखा था एडी और बीसी में। तो इतना आपको समझ में आया होगा। जिन लोगों ने लास्ट क्लास को नहीं देखा है वो एक बार उसे देख लें तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझिए। यहाँ पर कल मैंने आपको बताया था कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, ईसा मसीह के जन्म की पहले की जो डेट है उनको हम बोलते हैं बीसी, और ईसा मसीह के जन्म की बाद की जो डेट है उन्हें हम बोलते हैं एडी। अच्छा, मैं आपको बीसी और एडी के साथ कैलेंडर के बारे में बताता हूँ। एक्चुअली में आपके सिलेबस में एक टॉपिक लिखा गया है भारतीय ज्ञान परंपरा, और भारतीय ज्ञान परंपरा के अंदर हर चीज आएगी। भारतीय ज्ञान परंपरा के अंदर हर चीज आएगी जो भारत से रिलेटेड है। तो हम आज पहले समझते हैं कैलेंडर के बारे में, कौन कौन से कैलेंडर का हम प्रयोग करते हैं। अच्छा, याद रखना, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कैलेंडर फेमस है उस कैलेंडर को कहा जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। यहाँ पर मैं नाम लिखता हूँ उसका। और उसकी शुरुआत होती है जब ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह के जन्म के साथ ही जो कैलेंडर शुरू हुआ उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत ईसा मसीह के जन्म के साथ ही होती है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है यह अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर है। अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर है, मतलब अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इन्हें सभी देशों के द्वारा क्या दी गई है, मान्यता दी गई है। अ, अच्छा, मैं बात करूं क्या क्या हुआ 57 बीसी में। 57 बीसी में यहाँ पर 57 बीसी में एक राजा थे मालवा के जिनका नाम था विक्रमादित्य। उन्होंने उज्जैन से शकों को हराया था। किसको हराया था? शकों को। और शकों के हराने के कारण उन्होंने एक संवत की शुरुआत की थी जिस संवत का नाम है विक्रम संवत। कौन सा संवत? विक्रम संवत। और विक्रम संवत की शुरुआत होती है 57 बीसी में। 57 बीसी में मतलब ईसा मसीह के जन्म के 57 साल पहले शुरुआत होती है किस संवत की? विक्रम संवत। विक्रम संवत। विक्रम संवत की शुरुआत होती ईसा मसीह के जन्म के 57 साल पहले। और मालवा के शासक विक्रमादित्य ने इनकी शुरुआत की थी शकों को हराने के उपलक्ष्य में। इसे मालवा संवत भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मालवा। विक्रम संवत जो है, विक्रम संवत जो है इसे हम लोग मालवा संवत भी बोल देते हैं। अच्छा, आपने यदि भारतीय संविधान की प्रियम्बल देखी हो, जब संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया, प्रियम्बल को अपनाया गया, तो उसमें डेट लिखी है 26 नवंबर 1949। और साथ में वहां पर विक्रम संवत भी लिखा है, और विक्रम संवत लिखा 2006। अभी समझाता हूं कैसे निकालते हैं। अच्छा, साथ में याद रखना 78 एडी में, 78 एडी में एक संवत चालू किया जिस संवत का नाम है शक। संवत भी बोल सकते हैं इनको, कैलेंडर भी बोल सकते हैं। कौन से संवत की शुरुआत की गई? शक संवत। और शक संवत की शुरुआत करने वाला जो राजा है वह राजा है कनिष्क। कनिष्क ने शकों को हराया था। शकों को हराने के उपलक्ष्य में कनिष्क ने किस संवत की शुरुआत की? शक संवत की। और याद रखना, जो शक संवत है यही शक संवत भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वह शक संवत बनेगा। तो यदि आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, तो अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है। और यदि पूछा जाए भारतीय कैलेंडर कौन सा है, तो भारतीय कैलेंडर शक संवत है या शक कैलेंडर है। और भारत सरकार के द्वारा इसे अपनाया गया है 22 मार्च 22 मार्च 1957 को भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में मान्यता दी गई है। इसलिए जो भी सरकारी दस्तावेज होते हैं, ठीक है, जो भी राजपत्र होते हैं, इन सभी में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत भी लिखा होता है। ऐसे ही एक संवत की शुरुआत और की गई जब इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। उस संवत का नाम है हिजरी संवत।
हिजरी संवत। और हिजरी संवत की शुरुआत होती है 622 एडी में, 622 एडी में। पैगंबर मोहम्मद साहब ने 622 एडी में मक्का को छोड़कर मदीना की यात्रा की थी। मक्का से मदीना की यात्रा की थी 622 एडी में। और 622 एडी में पैगंबर मोहम्मद साहब ने जब मक्का से मदीना यात्रा की, इस घटना को हजरत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हजरत। और यहीं से शुरुआत होती है हिजरी संवत की। तो जो इस्लामिक कैलेंडर है, उस इस्लामिक कैलेंडर का नाम क्या है? हिजरी संवत। तो हिजरी संवत, इसका नाम है हिजरी संवत। तो हिजरी संवत की शुरुआत करने वाले हैं पैगंबर मोहम्मद साहब। शक संवत की शुरुआत करने वाला जो राजा है उसका नाम है कनिष्क, कुषाण वंश का। आगे पीपीटी में जो डिटेल से लिखा भी हुआ है। वो विक्रम संवत की शुरुआत करने वाला है मालवा के शासक विक्रमादित्य। और विक्रम संवत को मालवा संवत भी बोलते हैं। और अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर जो ग्रेगोरियन है उसकी शुरुआत मानी जाती है जब ईसा मसीह का क्या हुआ? जन्म। अच्छा, अब आपको क्या करना है यहां पर समझें। यदि मान लो, अच्छा, वर्तमान में 2024 चल रहा है, 2024 यहां पर है मान लीजिए। तो यदि मैं पूछूं कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था, 2024 एडी चल रहा है, तो ईसा मसीह का जन्म आज से 2024 साल पहले हुआ था कि नहीं? इसका मतलब यदि मुझे विक्रम संवत निकालना है तो जो भी डेट होगी उसमें मैं कितना और जोड़ दूंगा? 57। यदि मुझे विक्रम संवत ऐड करना है या निकालना विक्रम संवत, तो जो भी ईयर है उस ईयर में कितना और ऐड करना पड़ेगा? 57। जैसे मैंने बोला, भारतीय संविधान को जो अपनाया गया वो है अपनाया गया 1949 में। अब 1949 का यदि मुझे विक्रम संवत निकालना है तो मैं 1949 में कितना और ऐड करूंगा? 57। और 1949 में 57 ऐड करूंगा तो डेट आ जाएगी 2006। 2006। और यदि मान लो मुझे शक संवत निकालना है, क्यों हम जो लिख रहा है 2024 वो अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर के हिसाब से लिख रहा है। यदि मुझे शक संवत की डेट निकालनी है तो शक संवत की डेट निकालने के लिए जो भी ईयर होगा इस ईयर में से मैं क्या करूंगा? माइनस। माइनस कितना 8 करूंगा? 78। बात समझ में आ रही है? और यदि मुझे कौन से हिजरी संवत निकालना है तो हिजरी संवत निकालने के लिए आप बताएं मैं क्या करूंगा? हिजरी संवत निकालने जो भी ईयर है उस ईयर में कितना माइनस कर दूंगा? 622। बात समझ में आ रही है? क्यों इतने साल हम आगे निकल चुके हैं। तो यहां तक समझ में कैलेंडर कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय ग्रेगोरियन है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है, जो डेट इंपॉर्टेंट है, कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957। यहां तक सभी को क्लियर होगा? ठीक है। अच्छा, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इस ग्रेगोरियन कैलेंडर की घोषणा करने वाले हैं पॉप ग्रेगोरी। पॉप ग्रेगोरी ने इस कैलेंडर की घोषणा की थी। इन्हीं के नाम पर इसका नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर रखा गया है। एक कैलेंडर जूलियस सीजर कैलेंडर और है, जूलियन कैलेंडर बोलते हैं इसको, जूलियस सीजर के नाम पर। इसकी शुरुआत हुई थी 46 बीसी में। 46 बीसी में इसकी शुरुआत होती है, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है बस डेट बस याद रखना। और याद रखना, इन्हीं जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई महीने का नाम रखा गया है। किस महीने का नाम रखा गया? जुलाई। जो रोम यूनान में जो राजा हुआ करते थे, जो फेमस लोग हुआ करते थे, उन लोगों के नाम पर अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर में महीनों के नाम रखे गए हैं। जैसे एक राजा थे अगस्तस, अगस्तस के नाम पर किसका नाम रखा गया? अगस्त। अगस्त महीने का नाम किसके नाम पर रखा गया? अगस्तस। मुझे लगा इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में लिखा, अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर है और विश्व के सभी देशों द्वारा इसे मान्यता प्राप्त है। और इसकी घोषणा कब की गई थी? 1582 में। किसने की थी? ग्रेगरी 13, ये पोप का नाम है। इन्हीं के नाम पर इसका नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर रखा गया है। ठीक है। विक्रम संवत के बारे में लिखा है, तो विक्रमादित्य ने शकों को हराया उज्जैन से, इसलिए इसकी शुरुआत की गई 57 बीसी में। 57 बीसी सही है वो डेट। और इसे मालवा संवत, 57 यदि ऑप्शन में ना मिलेगा तो 58 लगा के आना। शक संवत के बारे में लिखा है, कनिष्क ने चालू किया था, किसको हराने के उपलक्ष्य में? शकों को। बन जाएगा 78 एडी में। और इसी को भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर को बोलते हैं। और याद रखना, इसका दूसरा नाम कौन सा संवत और है? सालीबाहन बनेगा ना, इसे सालीबाहन संवत भी बोलते हैं। इसको फैक्ट को भी आपको याद रखना है। हिजरी संवत के बारे में मैंने आपको बता दिया। मक्का से मदीना पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो यात्रा की थी, इसी से इस्लाम धर्म की शुरुआत है। और यहाँ पर देखो मैंने जो बोला था उद्देश्य का, यहाँ पर देखो जिस डेट को हमने अपना है 26 नवंबर 1949 यहाँ पर लिखा है, लेकिन यहाँ पर देखो ब्रैकेट में लिखा है मिति मार्क्सी शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम। बात समझ में आ रही? कैसे डेट निकाली? 1949 में कितना और ऐड कर दिया? 57।
इक्यावन 57 साल पहले ही बात थी। और यहाँ पर लिखा भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है, राष्ट्रीय कैलेंडर, वो कौन सा है? सक्षम। जैसे जो भी सरकारी दस्तावेज होते हैं उनमें ग्रेगोरियन कैलेंडर की डेट तो लिखी रहेगी, लेकिन साथ में देखना ब्रैकेट में क्या लिखा रहेगा? सक्षम। यहाँ तक मुझे लग रहा है सभी को क्लियर होगा ये अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के और राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में। बनेगा इतना? ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, पुराणों में समय की बात करें तो पुराणों में 4 युग बताए गए, और पुराणों में भी खासकर विष्णु पुराण में, किस पुराण में? विष्णु पुराण में 4 युग बताए गए। आपने सुने होंगे इनके नाम, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और ऐसा कहा गया है कि जो मतलब कहना चाहिए कि त्रेता युग से कौन अच्छा था? सतयुग। द्वापर युग से कौन अच्छा था? त्रेता युग। और कलयुग से कौन अच्छा था? द्वापर युग। बन जाएगा ना? मतलब जो लोगों के नैतिक मूल्य हैं, जो सामाजिक मानदंड हैं, उनकी लगातार क्षति होती जा रही है। तो विष्णु पुराण में कितने युग बताए गए? 4। लेकिन इनको समझने से पहले यहाँ समझें, यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं। 4 युग लिखे हैं, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग। इन 4 युगों को मिलाकर, इन 4 युगों को मिलाकर कहा जाता है दिव्य युग। क्या कहा जाता है? दिव्य युग। दिव्य युग बनेगा ना? दिव्य युग से बड़ा होता है मनवंतर। क्या होता है? मनवंतर। मनवंतर, और मनवंतर में जो है वो 71 दिव्य युग है। मतलब 71 दिव्य युग मिला दें तो एक क्या बनता है? मनवंतर। और एक मनवंतर की बात करें, यदि मैं 14 मनवंतर कर दूं, 14 मनवंतर को मिलाकर क्या होता है? एक कल्प। बोलो क्या होता है? एक कल्प। अब इनको समझाता हूं ये क्या लिखा है। याद रखना, यह प्राचीन समय में जो अपने सिलेबस में लिखा भारतीय ज्ञान परंपरा, आप समझ सकते हो कि भारत के लोगों को कितना नॉलेज था, ज्ञान था। जो यहाँ पर जो लिखे हैं यह खगोलीय इकाई है। जो मैंने लिखे हैं दिव्य युग, मनवंतर, कल्प, यह खगोलीय इकाई है। ठीक है ना? खगोलीय इकाई है। इनसे समय की गणना की जाती है। प्राचीन समय में जब तकनीक का विकास नहीं हुआ था, तब भी भारतीय लोगों ने खगोलीय समय की क्या की थी? गणना। खगोलीय समय की क्या की थी? गणना। आप इससे भारतीय लोगों के अनुभव और नॉलेज को समझ सकते हैं। इनमें होता क्या है यहां पर समझना। तो एक दिव्य युग में कितने युग होते हैं? 4। बोलो कितने युग? 4। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अच्छा, कलयुग की आयु कितनी है? यहां पर लिखा है 43, कितना? हाँ, 4,32,000। द्वापर युग में 2 मल्टीप्लाई कर दो, त्रेता युग में 3 का 4,32,000 में, सतयुग में इसका। ठीक है। अच्छा, मनवंतर क्या है? मनवंतर 2 शब्दों से मिलकर बना है, मनु और अंतर। मनु और अंतर का मतलब है, मनवंतर बताता है मनु की आयु को। मनु की आयु। मनवंतर बताता है किसकी आयु को? मनु कि मनु इतने समय पहले आए थे। मनु कौन है? मनु वह है ब्रह्मा द्वारा बनाए पहले जीव। ब्रह्मा ने जो पहले जीव का निर्माण किया वह कौन है? मनु। ब्रह्मा ने जिस पहले जीव का निर्माण किया वह मनु है। और हम सभी किसकी संतान है? मनु की। हम सभी मनु की संतान है। हम सभी किसकी संतान है? मनु की। हम सभी मनु की संतान है। बनेगा? तो एक मनवंतर में कितने दिव्य युग होते हैं? 71 दिव्य युग बराबर एक मनवंतर। और एक कल्प बराबर, मैंने बताया कितने मनवंतर? 14। ये बात सभी को क्लियर आ रही समझ में? अच्छा, याद रखना, जो एक कल्प है, एक कल्प है, इस कल्प को ब्रह्मा का दिन बोलते हैं। किसका दिन बोलते हैं? एक कल्प बराबर होता है ब्रह्मा का दिन। और यदि आप यहां से कैलकुलेशन करके करना चालू करोगे तो प्राचीन समय में जो गणना की गई वह निकाली गई, एक कल्प की जो आयु निकाली गई वो निकाली गई 4,32,00,00,000। 4,32,00,00,000। ठीक है ना? मानव वर्ष। जो हम वर्ष मानते हैं ना, हमारे हिसाब से जो हम वर्ष मानते हैं उसके हिसाब से एक कल्प की आयु कितनी है? 4,32,00,00,000 मानव वर्ष। और आपको पता है वर्तमान में जो वैज्ञानिकों ने, जब हम साइंस में इतने आगे पहुंच गए, वैज्ञानिकों ने जो सूर्य की खगोलीय आयु बताई है, सूर्य की खगोलीय आयु बताई है, वह सूर्य की खगोलीय आयु भी कितनी बताई है? 4,32,00,00,000 मानव वर्ष। और सोचो, हमने उतने साल पहले
हमने इस बात की कैलकुलेशन करके बता दी थी कि भाई कितने समय तक सूर्य की आयु है, 4 अरब 32 करोड़। और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बराबर एक कल्प होता है। और एक कल्प कहलाता है एक ब्रह्मा का दिन। एक ब्रह्मा का दिन किसके बराबर होता है? एक कल्प के बराबर। इतनी बात सभी समझ में आ रही होगी। तो इन सब चीजों को आपको याद रखना है। अच्छा, आगे यदि हम बात करें, इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा, आगे हम बात करें, मैंने आपको बताया 4 योग हैं, और 4 योगों में आप लोग याद रखना विष्णु के 10 अवतार हुए हैं। कितने अवतार हुए हैं? 10। ऐसा कहा जाता है इस संसार में, इस पृथ्वी में जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब विष्णु अवतार लेंगे। और भगवान विष्णु के जो अवतार हैं वह मनुष्य के विकास को भी बताते हैं, मनुष्य के डेवलपमेंट को भी बताते हैं। यहां पर आप लोग सुनना, भगवान विष्णु का पहला अवतार है मत्स्य। कौन सा अवतार है? मत्स्य। और मत्स्य अवतार मतलब मछली का अवतार। तो पहला प्राणी जो बना वह केवल जल में रह सकता था। किस में रह सकता था? जल में। मत्स्य अवतार के बाद दूसरा भगवान विष्णु का अवतार है कछुआ अवतार, या कच्छप अवतार बोलते हैं। कौन सा अवतार? कच्छप। तो कछुआ उभयचर है। उभयचर का मतलब है जल में भी रह सकता है और स्थल में। विकास हो रहा है, पहले केवल जल में थे, अब जल और स्थल दोनों में। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है बराह। बराह या सुअर अवतार। और बराह वो है जो स्थल में रहेगा। अब थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ। अब जो जन्म हुआ भगवान विष्णु का वह कहाँ रह रहा है? स्थल में। इसके बाद चौथा जो अवतार है वो है नरसिंह। कौन सा अवतार है? नरसिंह। नरसिंह अवतार जो है वह मनुष्य और कहना चाहिए जानवर के बीच की कड़ी है। मनुष्य और जानवर की या पशु के बीच की क्या है? कड़ी। कौन सा अवतार? नरसिंह। अब और विकास होगा तो फिर अगला अवतार है वामन। वामन मतलब छोटा मनुष्य। वामन का मतलब क्या? छोटा मनुष्य। अब और विकास होगा, फिर होगा परशुराम। परशुराम मतलब ऐसा मनुष्य जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया। परशुराम के बाद अगला अवतार हो गया राम। राम राम ऐसा कि जो समाज के बीच रह रहा है। इसके बाद अगला अवतार हो गया कृष्ण, जिन्होंने पशुपालन को बढ़ावा दिया। और उसके बाद अगला अवतार हो गया आपका बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध को भी भगवान विष्णु का नवा अवतार माना जाता है, गौतम बुद्ध को। और बुद्ध अवतार हो गया, और बुद्ध को कहा गया ऐसा अवतार जिसने कृषि कार्यों को बढ़ावा दिया। क्यों? बुद्ध ने सपोर्ट किया अहिंसा का। और जब अहिंसा की गई, जो पशु थे उनकी बलि नहीं दी गई, उनको कृषि कार्यों में लगाया गया। और बोले कलयुग में 9 अवतार भगवान विष्णु के हो चुके हैं। बोले कलयुग में एक अवतार और होना, कल की। तो वर्तमान का जो अवतार होना वो कौन सा अवतार होना है? कल की। बनेगा ना? इतनी बात समझ में आई? तो ये एक डेवलपमेंट को दिखा रहा है कि नहीं? तो पहला अवतार मत्स्य, दूसरा कच्छप, तीसरा बराह, चौथा नरसिंह, पांचवा वामन, छठवा परशुराम, सातवां राम, आठवां कृष्ण, नवा बुद्ध और 10वां कल्कि। ये एक मनुष्य के डेवलपमेंट को भी दिखाते हैं, यहाँ पर लिखा है। और याद रखना जो सतयुग है, सतयुग में भगवान विष्णु के कितने अवतार हुए थे? 4। सतयुग में 4 अवतार हुए थे। इसके बाद हम बताएं त्रेता युग में। त्रेता युग में कितने अवतार हुए? 3। बोलो कितने अवतार हुए? 3। ता से त्रेता, ता से 3 याद रखना। ठीक है, इसके बाद हम आगे चर्चा करें। द्वापर युग में कितने अवतार हो गए? 2, कृष्ण और बुद्ध। अब कलयुग में आप बताएं कितने अवतार होने? 1, कल की अवतार। तो ये एक विकास को भी दिखाते हैं। और याद रखना जो विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण में इन 4 युगों का सही क्रम बताया गया है। तो जो आपके सिलेबस में लिखा है भारतीय ज्ञान परंपरा, तो वो टॉपिक हमारा लगातार टॉपिकों के साथ चलता जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि प्राचीन समय में भारत ने कैलकुलेशन करके बता दिया था कि सूर्य की आयु कितनी है, और जो वर्तमान वैज्ञानिकों ने जो बताया वह है उससे बराबर है। इतना समझ में आ रहा होगा सभी को? ठीक है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है। अब अगली बात निकल के आती है, वह है भारत के नाम। क्यों? आपके सिलेबस में दिया गया भारतवर्ष, तो भारतवर्ष में हमें भारत के नाम भी देखना है कि भारत के नाम कैसे कैसे निकले हैं। तो एक एक करके मैं आपको स्टोरी समझाता हूँ कैसे कैसे नाम है, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो एक एक नाम पे हम लोग चर्चा करते हैं। पहले हम देखते हैं, यहाँ पर मैं एक ब्लैंक पेज ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ पाए आसानी से। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इतिहास को हमको रटना नहीं है, हमको फैक्ट तो याद करने, लेकिन चीज़ों को समझ के पढ़ना है। तो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी और हम चीज़ों को बड़े अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर समझें आप लोग। पहले एक एक नाम की मैं बात करता हूँ। भारत के कई सारे नाम सुने होंगे, ठीक है, जिनमें से पहले छोटे नामों की, पहले मेन नाम की बात करते हैं जिसको हम ज़्यादा सबसे ज़्यादा सुनते हैं। पहले हम बात करते हैं भारत की, कि भारत नाम कैसे पड़ा, भारत नाम के लिए क्या क्या
थ्योरी दी जाती हैं, क्या क्या वो बातें कही गई हैं। यदि मैं बात करूं भारत नाम के पीछे, पहला है कि जो जैन संत थे, जैन संत, पहले जैन संत थे या जैन तीर्थंकर थे, जिनका नाम है ऋषभदेव। बोलो क्या नाम है? ऋषभदेव। जैन संत थे ऋषभदेव, और ऋषभदेव के जो बेटे थे, ऋषभदेव के जो बेटे थे, उनका नाम था भारत। क्या नाम था? भारत। जैन तीर्थंकर ऋषभदेव थे पहले, उनके जो बेटे थे भारत, भारत एक राजा हुए, उनके नाम पर भारत का नाम क्या रखा गया? भारत। लेकिन जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय मत है वो सेकंड वाला जो मैं बता रहा हूं। क्या हुआ? एक महर्षि विश्वामित्र है, विश्वामित्र है, और विश्वामित्र की जो पत्नी है उनका नाम है मेनका। विश्वामित्र की जो पत्नी है उनका नाम है मेनका। इन दोनों का विवाह होता है, विश्वामित्र और मेनका का विवाह होते हैं। इनकी एक पुत्री होती है, इनकी जो पुत्री है उनका नाम है शकुंतला। इनकी पुत्री का नाम क्या है? शकुंतला। इनकी पुत्री का नाम है शकुंतला। उस शकुंतला का गंधर्व विवाह होता है। गंधर्व विवाह बोलते थे पुराने समय प्रेम विवाह को। शकुंतला का गंधर्व विवाह होता है हस्तिनापुर के राजा, हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के साथ। हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के साथ शकुंतला का क्या होता है? विवाह। और जब इनका विवाह होता है दुष्यंत के साथ, तो इनके एक बेटा होता है, और उस बेटे का नाम है भरत। उस बेटे का नाम क्या है? भरत। और भरत जो है बड़े ही शक्तिशाली, बड़े ही चक्रवर्ती सम्राट हुए हस्तिनापुर के। कहाँ के सम्राट हुए? हस्तिनापुर के। और इन्हीं के नाम पर भारत का नाम क्या पड़ गया? भारत। बात समझ में आ गई? तो विश्वामित्र और मेनका की बेटी हुई शकुंतला। शकुंतला का विवाह हस्तिनापुर के राजा किससे हुआ? दुष्यंत से। और इनके बेटे हुए भरत, और भरत के नाम पर देश का नाम क्या पड़ गया? भारत। और याद रखना इसकी चर्चा कालिदास भी करते हैं। कौन करते हैं? कालिदास। इनकी बुक है कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम, एक नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, उसमें अभी कालिदास इस बात को लिखते हैं। बनेगा। तीसरा कंसेप्ट यहां पर सुनना, तीसरी बात क्या कही गई है? तीसरी बात क्या है कि जो विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण, उस विष्णु पुराण में कहा गया है कि समुद्र से ऊपर, समुद्र से ऊपर या समुद्र के उत्तर में जो सी है उसके नॉर्थ में, और यहां पर जो हिमालय है, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत उसके दक्षिण में, हिमालय पर्वत उसके दक्षिण में जो देश है, जो देश फैला है, उस देश का नाम क्या है? भारत। उस देश का नाम क्या है? भारत। और आप विष्णु पुराण में खास बात यह है कि यह भारत की सीमा को बताता है। भारत की क्या बताता है? सीमा। इतनी बात समझ में आ रही कि जो समुद्र है उसके नॉर्थ में और हिमालय के नीचे। चौथा, ऋग्वेद में एक युद्ध की चर्चा है। ऋग्वेद में एक युद्ध की चर्चा, ऋग्वेद में जो सबसे प्राचीन वेद है, कि एक युद्ध हुआ था दसराज युद्ध। बोलो कौन सा युद्ध? दसराज युद्ध। इंग्लिश में बोलते हैं द बैटल ऑफ टेन किंग, द बैटल ऑफ टेन किंग्स। वो जो दसराज युद्ध हुआ था, यह दसराज युद्ध हुआ था रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रावी, रावी नदी के किनारे। और इस दसराज युद्ध में दो लोगों के बीच युद्ध हुआ। एक था भरत कबीला, एक था भरत कबीला, ठीक है, जिस भरत कबीले का नेता था सुदास। इसका लीडर कौन था? सुदास। दसराज युद्ध हुआ जिसका एक कबीला था भरत कबीला, जिसका नेता था सुदास, और 10 अन्य कबीले थे। 10 क्या थे? अन्य कबीले। इनके बीच युद्ध हुआ, और इस युद्ध में कौन सा कबीला जीता? भरत। इस युद्ध में भरत कबीला जीता। दसराज युद्ध हुआ, भरत कबीले ने 10 अन्य कबीलों को हरा दिया। तो पहले 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 यह रावी नदी तक थे। किस नदी तक थे? रावी। लेकिन आगे चलकर जो सुदास हैं, इन्होंने भरत कबीले का विस्तार किया, और जब विस्तार किया तो इन्होंने बाकी कबीलों को भी, बाकी कबीलों को भी अपने साथ क्या कर लिया? मिला लिया। बाकी कबीलों को जीत लिया, और आगे चलकर इनका विस्तार किस नदी तक हो गया? रावी से ये कहां तक पहुंच गए? गंगा। और इसी क्षेत्र को क्या कहा गया? भारत। इसी क्षेत्र को क्या कहा गया? भारत। तो आपसे एग्जाम में इन सब के बारे में पूछा जाएगा। तो आपको समझ में आया भारत का नाम कैसे कैसे पड़ा है? तो आप मुझे बताएं। पहला, ऋषभदेव के बेटे कौन है? भारत। दूसरा, दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ रही है? साथ में विष्णु पुराण में बताया गया समुद्र से ऊपर और हिमालय के नीचे। और चौथा मैंने आपको बताया ऋग्वेद में जो दसराज युद्ध हुआ है उसमें भरत कबीला जीता, और भरत कबीले ने 10 अन्य कबीलों को हराया। उसके नाम पर भारत का नाम क्या पड़ गया? भारत। साथ में याद रखना, यदि मैं बात करूं भारत का,
भारत की जो साहित्यिक बात है, साहित्य, किसी साहित्य में भारत का पहली बार नाम कब मिलता है? तो याद रखना ये बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाणिनि, किसकी बुक है? पाणिनि एक विद्वान थे, उनकी बुक है अष्टाध्यायी। वो लोग क्या है? अष्टाध्यायी। पाणिनि की बुक है अष्टाध्यायी। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी बुक है, इस बुक में किसी बुक में पहली बार भारतवर्ष का नाम है। किसका नाम है? भारतवर्ष का। बनेगा ना? और याद रखने के लिए ऐसे याद रखना, अपन भगवान का ध्यान करते हैं पानी से नहा के, तो पाणिनि मतलब पानी, और ध्यान करते हैं तो अष्टाध्यायी, याद रहेगा। दूसरा याद रखना, एक अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, जिसका नाम है हाथी गुम्फा। कौन सा अभिलेख? हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख या हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। और याद रखना, इस हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में पहली बार किसका नाम है? हाथी गुम्फा अभिलेख में पहली बार भारत का नाम है। तो यदि पूछा जाए किस पुरातात्विक सोर्स में है, आर्कियोलॉजिकल पूछेंगे तो हाथी गुम्फा, और यदि साहित्य पूछेंगे तो पाणिनि की किसमें? अष्टाध्यायी। और हाथी गुम्फा को लिखा है, इस अभिलेख को बनवाया था खारबिल ने। किसने? खारबिल ने। तो हाथी खाना खाता है ज्यादा, तो हाथी से याद रखना खारबिल। किस राजा ने बनवाया था? खारबिल। तो आप मुझे बताओ, भारत नाम के बारे में सभी को समझ में आया कि नहीं, कि भारत का नाम कैसे कैसे भारत पड़ा है? तो साहित्य में किसमें है? अष्टाध्यायी। और अभिलेख में कौन सा है? हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा। यहां तक बात समझ में आ रही है? आप लास्ट में मैं समय दूंगा, आप लोग आराम से इसकी फोटो ले लेना, ठीक है? वो नहीं हटने वाला, यहाँ पर सुनते जाएं। तो पहला नाम सभी को क्लियर है, क्या क्या कंसेप्ट है? अगली बात समझना, भारत के और नाम क्या है? भारत का अगला जो नाम है, आपने सुना होगा, वो है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप सुना है कि नहीं? जम्बूद्वीप है एक भारत का नाम। क्या नाम है? जम्बूद्वीप। अच्छा, जम्बूद्वीप नाम कैसे कैसे है? तो याद रखना, कहां कहां नाम मिलता है। एक अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, अभिलेख मतलब इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक, इंस्क्रिप्शन ऑफ बोलो क्या? अशोक। दूसरा याद रखना, अग्नि पुराण। कौन सा पुराण? अग्नि पुराण। और एक बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ। जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में भारत का नाम क्या कहा जाता है? जम्बूद्वीप। वो जम्बूद्वीप इसलिए कहा गया है, ऐसा कहा जाता है कि भारत में उस समय जामुन होते थे। कौन से वृक्ष पाए जाते थे? जामुन। भारत में बहुत अधिक संख्या में जामुन के वृक्ष होते थे, काले जामुन होते थे। और इसी नाम पर भारत का नाम क्या पड़ गया? जम्बू द्वीप। बोलो क्या पड़ गया? बनेगा जम्बू द्वीप भी बोलते हैं भारत को। अच्छा, जम्बू द्वीप के बाद भारत को एक नाम बोलते हैं आर्यवर्त। क्या बोला जाता है? आर्यवर्त सुना होगा आप लोगों ने, भारत का एक नाम है आर्यवर्त। अच्छा, भारत का जो आर्यवर्त नाम है, आर्यवर्त कहा जाता आर्यों के कारण। किसके कारण? आर्यों के कारण। भारत में आर्यंस रहते थे वैदिक काल में, तो आर्यों का देश कहा जाता है। किसका देश? आर्यों का देश। आर्यों का देश कहा जाता है इसलिए आर्यवर्त। और आर्यवर्त जो नाम है, इसकी चर्चा मिलती है मनुस्मृति में। कहाँ मिलती है? मनुस्मृति में। क्या नाम मिलता है? आर्यवर्त। और कहा गया ऐसा आर्यवर्त क्या है? तो बोले ऐसा देश जो हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत के बीच है। हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत के बीच में जो देश है, उसे क्या कहा गया? आर्यवर्त। बनेगा सभी से। एक नाम मिलता है मेलुआ। भारत का एक नाम मिलता है मेलुआ। बोलो क्या मिलता है? मेलुआ। अच्छा, मेलुआ जो नाम है, भारत का मिलता है मेसोपोटामिया सभ्यता में। कहां पर? मेसोपोटामिया सभ्यता, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में। जब भारत में जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसी के समकालीन एक सभ्यता थी जिसका नाम है मेसोपोटामिया। और मेसोपोटामिया सभ्यता से एक अभिलेख मिला है, एक इंस्क्रिप्शन मिला है। उस अभिलेख में लिखा है कि मेसोपोटामिया का व्यापार 3 क्षेत्रों के साथ होता है। कितने क्षेत्रों के साथ? 3। और उसमें लिखा है 3 क्षेत्रों में से एक क्षेत्र मेलुआ है। एक क्षेत्र कौन सा है? मेलुआ। और जो मेलुआ शब्द मेसोपोटामिया में यूज किया गया था, मेलुआ, वह यूज किया गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा गया था? मेलुआ। जो अभिलेख मिला उसमें क्या लिखा है? हमारा व्यापार 3 क्षेत्रों के साथ होता है, उनमें से एक एरिया कौन सा? मेलुआ। और मेलुआ किसके लिए यूज किया गया? सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। बनेगा? इतने नाम समझ में आए? बनेगा इतना? अब अगले नाम समझना, बड़े इंपॉर्टेंट है, इनकी स्टोरी खूब सुने होंगे आप लोगों ने, जो यूज भी किए जाते हैं। एक है हिंदुस्तान और एक क्या है? इंडिया।
हिंदुस्तान और एक नाम है इंडिया। अच्छा, हिंदुस्तान और इंडिया, इनका आपस में घनिष्ठ संबंध है। हिंदुस्तान और इंडिया जो शब्द हैं, इनका आपस में संबंध है। इस स्टोरी को समझना बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इन दोनों का आपस में संबंध है। इसलिए संबंध है कि हिंदुस्तान और इंडिया जो शब्द हैं, इन दोनों का जो डेवलपमेंट है या विकास है, वह एक शब्द से हुआ है। उसका नाम है सिंधु। सिंधु शब्द से, सिंधु नदी से, सिंधु नदी वाला सिंधु, सिंधु नदी से हुआ है इन दोनों का। क्यों? इन दोनों के मूल में सिंधु नदी है। हुआ क्या कि भारत में फारस, फारस या जिसे पर्सिया भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पर्सिया। आपने फारस की खाड़ी सुना होगा, उसे पर्सियन गल्फ बोलते हैं। फारस को क्या बोल देते हैं? पर्सिया। पर्सिया। यहां से एक शासक आए थे, उन शासक का नाम था, ठीक है, डेरियस। एक यहाँ के राजा आए भारत में, या डेरियस। डेरियस अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, और डेरियस ने साम्राज्य विस्तार करते करते इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार भारत, इंडिया और यहाँ पर पाकिस्तान है, जो इंडिया है, जो पाक है, यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम सभी को सुना होगा, सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। बात समझ में आ रही है? तो जो पारस या पर्सिया के जो राजा थे डेरियस, इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार करते करते ये कहां तक पहुंच गए? सिंधु नदी तक। कहां तक पहुंच गए? सिंधु नदी तक पहुंच गए। कहां तक पहुंच गए? सिंधु नदी। लेकिन है क्या कि जो फारसी भाषा है, इस फारसी भाषा में सा का उच्चारण नहीं होता। फारसी भाषा में सा का उच्चारण नहीं होता। और जब सा का उच्चारण नहीं होता, तो इन लोगों ने इस क्षेत्र को, जो क्षेत्र था सिंधु नदी के आसपास वाला, इस क्षेत्र को, सा का उच्चारण तो होता नहीं है, तो इन्होंने सिंधु की जगह क्या कहना चालू कर दिया? वो लोग क्या कहना चालू कर दिया? हिंदू। हिंदू। और आगे चलकर इन्हीं लोगों ने इस हिंदू में स्थान और लगा दिया, तो ये क्या बन गया? हिंदुस्तान। जैसे आपने सुना होगा बाकी देशों को नाम लगा गया, सेंट्रल एशिया के तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, वैसे ही हिंदू में क्या शब्द और जोड़ दिया गया? स्थान। तो इसलिए इसका नाम क्या बन गया? हिंदुस्तान। इतनी बात समझ में आई? तो जो पर्सियन राजा थे वो अपना साम्राज्य विस्तार करते करते सिंधु नदी के तलहटी में पहुंच गए, और वहां पर जो यहाँ की फारसी भाषा, उसमें सा का उच्चारण नहीं होता, तो इन्होंने सिंधु की जगह क्या बोल दिया? हिंदू। और उसमें आगे क्या और लगा दिया? स्थान। तो इससे इसका नाम क्या बन गया? हिंदुस्तान। लेकिन कई लोगों को लगता है कि हिंदुस्तान एक धार्मिक मान्यता है, एक धार्मिक कंसेप्ट है। ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान धार्मिक कंसेप्ट ना होकर, सिंधु नदी के पास वाला इलाका है, मतलब हिंदुस्तान जो शब्द है धार्मिक कंसेप्ट ना होकर ये भौगोलिक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? भौगोलिक। क्यों? सिंधु नदी के पास जोड़ा जा रहा है कि नहीं? भौगोलिक अवधारणा है। ये कौन सा कंसेप्ट नहीं है? धार्मिक। धार्मिक अवधारणा नहीं है। क्यों? जो पर्सियन लोगों ने अपना साम्राज्य विस्तार किया, वो बहुत पहले किया था, जबकि भारत में कहना चाहिए जो इस्लाम या मुस्लिम है, भारत में मुस्लिम्स जो हैं, मुस्लिम्स तो बहुत बाद में आए हैं। ये विस्तार बीसी में हुआ है, जबकि मुस्लिम्स तो एडी में आए हैं। एडी में आए हैं। पहला व्यक्ति आया था कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में आया है। तो लोगों ने को कहना है कि हिंदुस्तान इसलिए पड़ गया कि जो हिंदुओं का देश है वो क्या? हिंदुस्तान। लेकिन आप बताओ, क्या हिंदुओं के देश से हिंदुस्तान बना है कि भौगोलिक अवधारणा से? भौगोलिक। तो यह है कि धार्मिक अवधारणा नहीं है। तो पहला सब समझ में आया कि हिंदुस्तान कैसे बन गया। अब दूसरी बात समझना। अब हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया कैसे बना? अच्छा, हुआ क्या? क्या हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के एक ईसवी में, किसका जन्म हुआ है? ईसा मसीह। ईसा मसीह के जन्म के 450 साल पहले, 450 वर्ष पहले, मतलब बीसी में, ठीक है ना, युद्ध हुआ यूनान, यूनान है जिसे हम बोलते हैं ग्रीक, और फारस के बीच। यूनान और किसके बीच? फारस। फारस मतलब पर्सियन, इस पर्सियन क्षेत्र के लोगों के बीच, फारस के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुआ क्या कि जो यूनान के लोग हैं ये लोग हारे, और जो पर्सियन लोग हैं यह लोग जीते। पर्सियन लोग जीते। तो हुआ क्या कि जो यूनान वाला क्षेत्र था, ग्रीक वाला क्षेत्र था, इस ग्रीक वाले क्षेत्र पर किन लोगों ने अपना अधिकार किया? पर्सियन। इतनी बात सभी समझ में आ रही? इतनी स्टोरी समझ में आई? यूनान और फारस के बीच युद्ध हो रहा है। इस युद्ध में किसने अधिकार कर लिया यूनान पर? फारस। तो कई सालों तक यूनान पर पर्सियन लोगों का अधिकार रहा।
अब आगे चलकर हुआ क्या, एक व्यक्ति है सिकंदर, सिकंदर ने सुना होगा, सिकंदर, अलेक्जेंडर जिन्हें बोलते हैं, अलेक्जेंडर। सिकंदर भी किस देश से आए थे, ग्रीक, यूनान से थे कि नहीं सिकंदर? सिकंदर यूनान से थे या ग्रीक से थे सिकंदर? और जब सिकंदर ग्रीक से थे, यूनान से थे, तो हुआ क्या, अब सिकंदर ने अपना साम्राज्य विस्तार करना चालू किया। और आपको पता होगा सिकंदर पूरे वेस्टर्न एशिया को जीतते हुए, पूरे वेस्टर्न एशिया के कई सारे क्षेत्रों को जीतते हुए भारत तक पहुंच गए, भारत में ब्यास नदी तक पहुंच गए। तो हुआ क्या, आगे चलकर जो सिकंदर है या यूनान है, इस यूनान ने अब किस पर अधिकार कर लिया, अब उल्टी स्टोरी हो गई। अब इनका अधिकार किस पर हो गया, फारस। फारस क्यों, फारस क्षेत्र ईरान इराक वाले क्षेत्र तो है, इन लोगों ने किस पर अधिकार कर लिया, फारस पर। इतनी बात समझ में आ गई। और फारस पर जब अधिकार किया, वो ये लोग किस नदी तक आ गए फारस पर अधिकार करते करते, वो लोग किस नदी तक आ गए, सिंधु नदी तक। किस नदी तक आ गए, और आप बताओ सिंधु नदी तक यदि इन लोग आ गए, लेकिन आप मुझे बताएं जो फारस के लोग थे, जो पर्सियन लोग थे, वो सिंधु को सिंधु बोलते थे कि हिंदू, हिंदू। भाई सिंधु लो ना बोल के यहाँ के लोग सिंधु को बोलते क्या थे, यहां तक समझ आ गई स्टोरी, हिंदू बोलते थे। अब इनके साथ समस्या, जो यूनानी भाषा है, इस यूनानी भाषा में हा का उच्चारण नहीं होता। फिर से एक बार बोल रहा हूं, सिकंदर जब आया, सिकंदर यूनान से था, ग्रीक से था, ग्रीक ने कहां पर अधिकार कर लिया, फारस, पर्सिया पर अधिकार कर लिया। और इन्होंने जब पर्सिया पर अधिकार कर लिया, तो जो सिंधु और आगे सिंधु नदी तक आ गए, ब्यास नदी तक आ गए। और इनको सिंधु वाले, इनको सिंधु जो शब्द है, उसी का कौन सा शब्द मिला, हिंदू। हिंदू शब्द किससे मिल गया, पर्सियन लोगों से। और अब हुआ क्या, जो ग्रीक भाषा है उसमें किसका उच्चारण नहीं होता, हा का, हा का उच्चारण नहीं होता, बन जाएगा ना। तो जो सिंध था ना, सिंध मतलब, सिंध मतलब हिंद, और हिंद को जो हा का उच्चारण होता नहीं है इनकी भाषा में, तो यह लोग बोलने लगे इसको इंड। क्या बोलने लगे, इंड। क्या बोलने लगे, इंड। इंड से फिर बन गया इंडन, या इंडस बन गया। इंड से क्या बन गया, इंडस रिवर, सुना होगा। इंड से क्या बन गया, इंडस से बन गया इंडिका। इंडस से क्या बन गया, इंडिका। और इंडिका से क्या बन गया, इंडिया। ये बात समझ में आ गई कि नहीं सभी को, कैसे कैसे विकास हुआ। इंडस, इंड सबसे हुआ, इंडस, इंडिका और फिर इंडिया। तो आप मुझे, अच्छा, कई लोगों को लगता है कि जो इंडिया शब्द है वह अंग्रेजों ने दिया, ब्रिटिशर्स ने दिया है। ऐसा नहीं है, ब्रिटिशर्स तो बहुत बाद में आए, समझ आ रहा है ना। ब्रिटिशर्स तो 1608 में आए, जबकि ये तो बात बीसी की है। तो क्या ये बात सही है, नहीं है। इतनी बात समझ आ गई सभी को। और आप बताओ, जब इतनी बात समझ में आ गई है, तो आप मुझे बताएं, इंडिया शब्द आ गया अब तो, लेकिन इसको दिया यूनान के लोगों ने, लेकिन इस शब्द को, इंडिया शब्द को लोकप्रिय बनाने वाले अंग्रेज, इस शब्द को फेमस करने वाले कौन है, अंग्रेज। क्यों, जब ब्रिटिशर्स भारत में आए, तो जो भी दस्तावेज होते थे, जो भी कागज होते थे, उन्होंने उन सब चीजों में, जो भी मैप होते थे, हर जगह पर उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया, इंडिया। किस शब्द का प्रयोग किया, इंडिया का। यहां तक की स्टोरी सभी को क्लियर है। अब एक बात समझना, इसको लेकर, इंडिया को लेकर कई सारे, कई सारे प्रमाण भी मिलते हैं। जैसे एक बुक है मैगस्थनीज, एक राइटर है मैगस्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मैगस्थनीज ने एक बुक लिखी है इंडिका। कौन सी बुक लिखी है, इंडिका, सुना होगा। इंडिया आए थे, वो भी ग्रीक से संबंधित है, तो उन्होंने कौन सी बुक लिखी, इंडिका। दूसरा हम देखते हैं, जो फादर फादर ऑफ हिस्ट्री है, हेरोडोटस, हेरोडोटस। तो याद रखना, जो हेरोडोटस हैं, इन हेरोडोटस ने भी इंडिया की खूब बढ़ा चढ़ा के तारीफ की है। हेरोडोटस ने भी इंडिया के बारे में लिखा है। और हेरोडोटस तो बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं, लिखते हैं कि भारत में ऐसी चीटियां हैं, भारत में ऐसी चीटियां हैं जो जमीन से सोना निकाल लेती हैं। भारत में ऐसी चीटियां, भारत ऐसी चीटियों का देश है जो जमीन से क्या निकाल लेती हैं, सोना निकाल लेती हैं। और वो छोटी चीटियां नहीं है, उनका जो आकार है, उनका जो शेप है, बहुत बड़ा है। बड़ी बड़ी चीटियां जो जमीन से क्या निकाल लेती हैं, सोना। हेरोडोटस लिख रहे हैं। आगे चल के हम बात करें, इंडिया की जो चर्चा है वो प्लिनी भी करते हैं। कौन करते हैं, प्लिनी, प्लिनी करते हैं, प्लिनी, प्लिनी करते हैं। और प्लिनी लिखते हैं कि भारत जो देश है, भारत देश में पूरी दुनिया का सोना इकट्ठा होता है। भारत देश में पूरी दुनिया का क्या होता है, सोना इकट्ठा होता है। तो यहां तक समझ में आ गया। तो हिंदुस्तान शब्द कैसे पड़ा और इंडिया शब्द कैसे पड़ा, इतनी स्टोरी आप लोग को समझ में आई होगी। अब लेकिन अब जब हम आजाद हो गए, आजादी के बाद अब विवाद चालू हुआ, कितने सारे नाम है, कैसे अपनाया जाए। हुआ क्या था, जब ब्रिटिशर्स, आप बताओ, जब ब्रिटिशर्स इंडिया शब्द का प्रयोग करते थे, इंडिया वर्ड का उपयोग करते थे ब्रिटिशर्स, तो आप मुझे बताओ, इंडिया में उस समय का भारत था
और साथ में कौन सा देश था? भाई पाकिस्तान और भारत को मिला के ही तो क्या बोला जाता था? इंडिया। भाई इंडिया में भारत पाकिस्तान दोनों थे। लेकिन क्या हुआ? पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। पाकिस्तान जब अलग हो गया तो यह बात नहीं पची जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि भाई जब इंडिया में तो हम दोनों थे, जब पाकिस्तान अलग हो गया तो हमें किस शब्द का उपयोग करना चाहिए? भारत का। भारत का। तो उन्होंने जो माउंट बेटन उस समय के जो गवर्नर थे उनको लेटर वगैरह लिखा। ठीक है, लेकिन फिर वो भारत पर निर्भर छोड़ा गया कि आपको भारत शब्द अपनाना है कि इंडिया। आगे चलकर भी इस पर विवाद होता रहा गया। लेकिन जब संविधान लिखा गया उसमें जो आर्टिकल फर्स्ट है, आर्टिकल फर्स्ट है उसमें लिखा गया भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया। राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई? बनेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। यहाँ पर लिखा है, उससे पहले एक स्लाइड और मिस हुई थी, यहाँ पर आप लोग देख लें। लिखा है, अब आपको समझ में आ रहा होगा यूनानी भाषा के किस शब्द से आया है? इंडे। ठीक है ना? क्या कहने लगे? इंडिया। इंडे, इंडस, इंडिका, फिर इंडिया। तो इंडे शब्द से आया है। वो याद रखना, भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में है? हाथी को। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन साहित्य में बात करेंगे तो अष्टाध्यायी, पाणिनि की किस में? अष्टाध्यायी। और जबकि याद रखना जो हिंदुस्तान वर्ड है इसका भी उल्लेख एक अभिलेख में मिलता है, जिसका उल्लेख अभिलेख कौन सा? सासानी अभिलेख। ये इंपॉर्टेंट। सासा, ये पूछा जाएगा किस अभिलेख में। और याद रखना आर्टिकल 1 में क्या लिखा? भारत अर्थात इंडिया। दो शब्दों का प्रयोग, भारत और इंडिया। बनेगा ना? ठीक है। यहां पर आप लोग समझो, जो मैंने आपको समझाया था सब लिखा हुआ है। मेलुआ क्यों कहा जाता है? मेसोपोटामिया में नाम लिया है। भारत ब्रह्मर्षि देश है भारत, उसमें पानी के अष्टाध्यायी में लिखा है। आर्यवर्त क्यों कहा जाता है? वो लिखा है। जम्बू द्वीप, बाकी स्टोरी मैंने बताई। जामुन के वृक्षों का देश है, बौद्ध ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। हिंदुस्तान फारसी शासकों के द्वारा सिंधु क्षेत्र को कहा गया। और साथ में याद रखना इंडिया। ठीक है ना? तो यहाँ तक मुझे आप बताएं, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो आज हमने, आज की क्लास में हमने कैलेंडर के बारे में समझा, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर है, कौन सा राष्ट्रीय कैलेंडर है। ठीक है ना? हमने देखा कि प्राचीन समय में कैसे भारत ने समय की गणना की, और हमने भारत के नाम के बारे में चर्चा की। यही आपके सब सिलेबस में दिया गया है। तो इसके बाद हम मिलेंगे कल। आज के लिए जय हिंद।